श्रीमान सचिन पायलट जी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर माउंट आबू नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई संदेश। शुभेच्छु नारायण सिंह भाटी, महामंत्री नगर कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद नगर पालिका आबू पर्वत। देवी सिंह देवल, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद नगर पालिका आबू पर्वत। कैलाश मेघवाल बने विधानसभा अध्यक्ष। पायलट की पीसीसी अध्यक्ष पद पर ताजपोशी। हमने दिखाई हर खबर सबसे पहले। फर्स्ट इंडिया न्यूज, सबसे आगे, सबसे पहले। गहलोत सरकार ने 6 महीने में बांटे 1700 करोड़। पेंशन को लेकर पूछे सवाल पर खुलासा। विधानसभा की कार्यवाही 27 तक स्थगित। विधानसभा में R8 पर मंशा को लेकर घिरी सरकार तो मूंगफली की खरीद पर उठे सवाल। बीजेपी विधायकों ने ही मंत्रियों को घेरा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। राज्यसभा के प्रत्याशियों पर आलाकमान की मुहर। एक सीट पर भेजा जाएगा बाहरी प्रत्याशी। आसाराम अब लेंगे आयुर्वेदिक इलाज, लेकिन सुरक्षा कारणों से अस्पताल ने नहीं किया भर्ती। हाईकोर्ट में फिर टली जमानत पर अर्जी। और सीकर के युवक को सऊदी अरब में जेल। साथी की मौत पर हंगामा मचाने का आरोप। परिजनों की आंखें पथराई। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। मसला था दिल्ली सीएम केजरीवाल के संवैधानिक पद की गरिमा का। आज इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर के ताजा सर्वे में ये बात सामने आई कि यूपी बिहार में बीजेपी बहुमत की ओर रहेगी। आज विधानसभा में भाजपा विधायकों ने अपनी सरकार के मंत्रियों को घेर लिया तो आज R8 पर सरकार के गले में बनाई। मतलब रास्ता अभी साफ नहीं है, लेकिन एक रास्ता और ऐसा है जिसमें कई मुश्किलें हैं। मसला है जयपुर से दिल्ली के सफर का। आज की खबर में पहले इसी पर बात होगी, क्योंकि दिल्ली अभी दूर है। जी, ये रहा नहीं आसा। यहां बात है सड़क के जरिए दिल्ली से जयपुर के सफर की। सरकार ने इस दर्द को समझा और अब ताजा सर्वे में सामने आया कि दिल्ली को जयपुर के नजदीक लाने के लिए अलग से हाईवे बनाया जाना चाहिए, जिसका अलाइनमेंट फाइनल हो चुका है। एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनने वाले इस हाईवे के लिए करीब 10,000 बीघा जमीन अवाप्त की जाएगी। चलिए पहले नए प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं और फिर समझेंगे कि ये जरूरत पड़ी तो क्यों। अब आपके जयपुर से दिल्ली की दूरी को कम करने की कवायद चल रही है। मौजूदा जयपुर दिल्ली रोड पर रहने वाले ज्यादा ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए नया हाईवे बनाने की तैयारी है। इसके लिए अलग से करीब 10,000 बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। आबादी से दूर प्रस्तावित इस हाईवे पर कोई स्टॉपेज भी नहीं होगा। 11,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये हाईवे आबादी से दूर होगा। 225 किलोमीटर लंबे इस हाईवे की चौड़ाई 90 मीटर होगी। हर कोई गाड़ी इस हाईवे पर ना पाए, लिहाजा जमीन से इस हाईवे की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होगी। इस प्रस्तावित हाईवे पर जयपुर दिल्ली के बीच करीब 5 पॉइंट होंगे, जहां से ही गाड़ियां अंदर और बाहर जा सकेंगी। बताया जा रहा है
कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के नाम से बनने वाला ये हाईवे 200 फीट बाईपास पर दौलतपुरा टोल प्लाजा के पास से निकलेगा और गुड़गांव के पास जाकर दिल्ली हाईवे पर मिलेगा। राजस्थान के नायन राडावास, विजय सिंहपुरा और धौलपुरा तो हरियाणा के सुल्तानपुरा, बासुंडा, जमालपुरा, राजपुरा और मेलावास के गांवों की जमीन इसके लिए अधिग्रहित की जाएगी। उम्मीद है कि 5 साल में इसे तैयार कर लिया जाएगा। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन रविकांत शर्मा के साथ दीपक व्यास, जयपुर। अब भले ही नया हाईवे बनाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन मौजूदा हाईवे को 6 लेन बनाने का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। देखिए कैसे। दिल्ली की दूरी को कम करने के लिए अब नया हाईवे बनाने की प्लानिंग को शिगुफा नहीं कहें तो फिर क्या कहें, क्योंकि अभी जो मौजूदा हाईवे है उसे तो ठीक ढंग से 6 लेन बनाने का काम हो नहीं पाया है। इसी बीच एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया है। कई महीनों पहले मौजूदा हाईवे के जरिए ही दिल्ली की दूरी कम करने की कोशिश शुरू हुई थी, जिसके लिए 6 लेन का काम चालू हुआ था, लेकिन हालात आपके सामने हैं। जयपुर से दिल्ली के लिए नए हाईवे को लेकर अलाइनमेंट भले ही फाइनल हो गया हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जो मौजूदा हाईवे है उसको 6 लेन करने का काम कई महीनों से पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा जो मुख्य सड़क है उस पर तो गाड़ियां पार्क होती है और दूसरी तरफ जो सर्विस लेन है वहां से गाड़ियां निकलती है। मौजूदा जयपुर दिल्ली हाईवे पर आज भी हजारों की संख्या में वाहन दौड़ते हैं, जिनमें दुपहिया, कार, बस और ट्रक शामिल हैं। लेकिन बावजूद इसके कई महीनों में उसका काम पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस नए हाईवे को 5 साल में तैयार करने की बातें हो रही हैं, क्या वो सच हो पाएंगी? फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। तो आपने समझा कि कितनी परेशानियां हैं, क्यों दिल्ली दूर है, क्यों राह आसान नहीं। दरअसल नेशनल हाईवे 8 के होते हुए दिल्ली से जयपुर के लिए लगातार सरकार को वैकल्पिक रास्तों पर मंथन करना पड़ रहा है, जबकि तयशुदा मियाद के मुताबिक 6 लेन हाईवे तो कब का बनकर तैयार हो सकता था। दिल्ली जयपुर 8 नंबर हाईवे को 6 लेन का बनाया जा रहा है। ये काम 3 साल पहले शुरू हुआ था और इसे 2012 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उससे लगता है कि काम 2015 तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। कोटपुतली से शाहपुरा तक 8 से 10 जगहों पर फ्लाईओवर बन रहा है। इन जगहों पर बनाई गई संपर्क सड़कों पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि फ्लाईओवरों का काम बिना किसी बाधा के हो सके, लेकिन इनमें से आधे फ्लाईओवर पर ही काम चल रहा है, जबकि बाकी के फ्लाईओवर का ढांचा खड़ा कर दिया गया है। बाकी कोई काम नहीं हो रहा। डाइवर्ट किए गए रोड्स पर गाड़ियों को राम नाम जपते हुए चलाना पड़ता है। इस कारण हर समय जाम लगना और हादसे होना आम बात हो गई है। वैसे भी शाहपुरा, कोटपुतली और मनोहरपुर ऐसी जगह हैं जहां शहर का आवागमन हाईवे से होने के कारण ज्यादातर समय बाधित रहता है। पहले दिल्ली जयपुर आने जाने में जो समय लगता था उसमें 1 से 1.5 घंटे का और इजाफा हो गया है। इसके साथ साथ परेशानी झेलनी पड़ती है, वो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं इस हाईवे को तैयार होने में। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सफर करने वाले को दिल्ली से चलने के बाद 4 जगहों पर टोल चुकाना पड़ता है। जिस तरह टोल लिया जाता है उस तरह की हाईवे पर सुविधा नहीं है। ये शिकायत आम वाहन चालक और हर मुसाफिर की है। इस हाईवे पर रोजाना चलने वाले वाहन चालकों और मुसाफिरों का कहना है कि सरकार टोल तो वसूल करती है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर विरोध होने पर उसका समाधान नहीं सुझाती। चलिए इसे समझते हैं कि क्या परेशानियां हैं हाईवे का काम पूरा होने में। हाईवे पर निर्माण कार्य कर रही KMC कंपनी के अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण रास्ता क्लियर नहीं है। जहां सड़क और फ्लाईओवरों का निर्माण होना है वहां आज भी दुकानें और मकान खड़े हैं। जब तक इन्हें हटाया नहीं जाता तब तक सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण संभव नहीं है। हाईवे निर्माण में विलंब का एक कारण समय पर मजदूरों का भुगतान नहीं होना बताया जा रहा है।
कुछ स्थान जैसे शाहपुरा में हाईवे के आसपास के लोगों की मांग है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जयपुर तिराहे तक पुलिया पिलर्स पर हो, जबकि प्राधिकरण पुलिया का निर्माण बिना पिलर्स के ही हो रहा है। विरोध होने के कारण स्थानीय विधायक राव राजेंद्र सिंह, पीसीसी सदस्य आलोक बेनीवाल और एनएचआई के अधिकारियों की बैठक हुई थी। उसमें शाहपुरा की जनता द्वारा उठाई जा रही मांग को भी जनप्रतिनिधियों द्वारा रखा गया था, जिसे पूरा करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये परेशानी खड़ी होती है और क्यों इस परेशानी का हल नहीं होता। इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल दिल्ली को लेकर नए वैकल्पिक रास्ते की बात हो रही है। दूसरी बात है कि एक्सप्रेस हाईवे का जिक्र हो रहा है कि एक नया एक्सप्रेस हाईवे निकाला जाएगा, लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा 6 लेन हाईवे क्यों पूरा नहीं होता। और इस चीज को लेकर जब आप ये सवाल लेकर हाईवे अथॉरिटीज के पास गए तो क्या रुख था उनका? देखिए, बिल्कुल अश्विनी, मैं पहले बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर जब इस तरीके का एक नया रास्ता बनाया जाएगा, एक नया जयपुर दिल्ली के बीच 225 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनेगा, जब इस तरीके की बातें सामने आई तो हम भी गए थे जो राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय, हम वहां गए, वहां अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि अभी मौजूदा जो हाईवे है उसको 6 लेन बनाने की कोशिश कई साल से चल रही है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। लिहाजा वहां कोई अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कह दिया कि पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो एनएचआई अलग से एक ऑटोनोमस बॉडी जो बना रखी है उसके पास इसकी जिम्मेदारी है। तो हम वहां उनके पास गए, वहां से हमें जवाब मिलता है कि नहीं, जो परियोजना के निदेशक हैं वो कहीं और बैठते हैं, आप उनके पास जाइए। हम परियोजना के निदेशक के पास जाते हैं जो कि सुभाष नाम के व्यक्ति हैं, हम उनके पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। कुल मिलाकर एक दूसरे पर जो काम में देरी हो रही है उसका ठीकरा फोड़ा जाता है। एक दूसरे पर जो नया जो एक बनाने की एक्सप्रेस हाईवे बनाने की जो बात की जा रही है उसकी जानकारी देने से कोई मना करता है। कुल मिलाकर बातें की जाती है कि एक नया हाईवे बना दिया जाएगा। यूं समझा जा सकता है कि सिर्फ जो लुभावन है बातें वो सामने आती है, इसमें वादे होते हैं, लेकिन जब वादों को इरादों में तब्दील करने का वक्त आता है तब काम नहीं होता। क्योंकि जो 6 लेन हाईवे है उसको लेकर कोई सर्वे नहीं होता, उसको लेकर बातचीत नहीं होती कि किन किन मसलों के कारण ये अटका पड़ा है। अभी हमने दिखाया था कि दर्शकों को दिखाया कि किन किन मसलों के कारण ये काम अटका पड़ा है, लेकिन हाईवे अथॉरिटीज इस पर क्यों नहीं बात करती? लेकिन तमाम चीजों को लेकर जैसे बताया कि केवल एक नए एक्सप्रेस हाईवे की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन पुराने को पूरा क्यों नहीं किया, इसका कोई जवाब यहाँ पर नहीं है। कुल मिलाकर एक नया शगुफा यहाँ पर छेड़ दिया गया है, लेकिन पुराना जो मौजूदा जो एक्सप्रेस जो हाईवे है उसका काम क्यों पूरा नहीं होता, जवाब किसी के पास नहीं है। कुल मिलाकर वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन जो इरादे हैं वो कहीं ना कहीं इनके पहले ही धराशायी हो चुके हैं, उन इरादों पर पहले ही काम नहीं हो पाया। तो लिहाजा ये नया जो शगुफा इन्होंने छोड़ा है इस पर दीपक, क्या माने कि क्या जिन अधिकारियों के पास पहुंचे आप, उनको इस चीज की जानकारी थी, उनको पता था कि क्या एक्सप्रेस हाईवे का सर्वे हो चुका है, रोड अलाइनमेंट हो चुका है, 10,000 के करीब 10,000 बीघा जमीन है जिसको आबाद किया जाना है, कई गांव हटेंगे, कई मकान हटेंगे, कुछ जानकारी है उनको? देखिए, बिल्कुल जो परियोजना के निदेशक हैं सुभाष जानू नाम है उनका, और उनके पास पूरे मामले की जानकारी थी कि इस तरीके की एक नया एक्सप्रेस वे की तर्ज पर ये बनाया जाएगा नया हाईवे। इसके लिए कई गांवों की जो जमीन है वो आबाद की जाएगी, करीब 10,000 बीघा जमीन आबाद की जाएगी, तमाम जानकारियां हैं। लेकिन इस पर जब हमने उनसे ये पूछा कि पुराना जो एक्सप्रेस जो हाईवे है उसका काम क्यों पूरा नहीं हो पा रहा, लंबे समय से मामला जो है वो अटका पड़ा है, क्या समस्याएं सामने आ रही, चीजों को लेकर कोई जवाब उनके पास नहीं था और किसी भी चीज को लेकर वो बात करने तक को तैयार नहीं थे। शुक्रिया दीपक इस चर्चा के लिए आपका। तो अब इस बात को समझा जा सकता है, जैसा कि दीपक ने बताया, कि कितनी मुश्किलें हैं इस राह में और क्यों दिल्ली दूर है और क्यों इस राह में इतनी मुश्किलें हैं, क्यों 4.5 घंटे का सफर 8 से 9 घंटे में तब्दील हो चुका है। चलिए अब जानते हैं कि केंद्र सरकार में प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने कितनी मशक्कत की इस सफर को कम करने के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री लालचंद कटारिया उन लोगों में से एक हैं जो दिल्ली में ये आवाज उठाए बैठे हैं कि सफर के वक्त को कम किया जाए। योजना के मुताबिक 10,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जयपुर के बीच सुपर एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कराया जाएगा। दरअसल सुपर एक्सप्रेस हाईवे की योजना नई नहीं है। इस महत्वाकांक्षी योजना की फाइल पिछले 5 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी थी। सुपर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो, इसके लिए फाइल को प्लानिंग कमीशन के पास भेजा गया है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हालांकि इस प्रोजेक्ट को नकार दिया, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के सांसदों की कोशिश है कि किसी तरह से दिल्ली जयपुर मार्ग को संभावित एक्सप्रेसवे में शामिल कर लिया जाए। सड़क परिवहन मंत्री रहे सीपी जोशी ने भी एक पत्र में पीएमओ की ओर से दिल्ली और राजस्थान के महत्व पर जोर दिया। बीते साल 8 अगस्त को जोशी के एक पत्र को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से 19 अगस्त को सड़क परिवहन मंत्रालय को अति जरूरी लिखकर भेजा गया था। इस पत्र और राह में आ रही मुश्किलों से ये साफ है कि दिल्ली जयपुर प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में ये काम आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। दरअसल इस खबर को दिखाने के मायने ये थे कि आपको बता दें कि 5 साल पहले भी बात उठी जब चुनाव थे, और ठीक चुनाव से पहले फिर बात हुई कि दिल्ली को जो दूरी है उसको कम कर दिया जाए, लेकिन जो नतीजे सामने आए वो सिफर है। बताने का मकसद सिर्फ यही था कि चुनाव से पहले मंशा जाहिर होती है, नीतियां बनती हैं, लेकिन बाद में भले ही जनता परेशान हो उस पर कोई काम नहीं होता। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि गंगानगर में अनार का किसान क्यों बीमार है। श्रीमान सचिन पायलट जी के प्रदेशाध्यक्ष बनने पर माउंट आबू नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाई संदेश। शुभेच्छु नारायण सिंह भाटी, महामंत्री नगर कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद नगर पालिका आबू पर्वत। देवी सिंह देवल, नगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी एवं पार्षद नगर पालिका आबू पर्वत। पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग उत्सव 2014 22 से 31 जनवरी तक इस बार आयोजित हो रहा है रावण का चबूतरा मैदान जोधपुर में। स्टेट की जो सूरत है वो बदलनी चाहिए। बिग फाइट लाइव में सिर्फ लड़ाई नहीं, सहयोग का भी वादा। आप जो काम करें और अच्छे काम होंगे, जनता के हित के अंदर जो काम होंगे उनमें हमारा सहयोग आपको पूरा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने आज सदन में भी कहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, हम लोग कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं रखेंगे। हमारा लक्ष्य होगा मात्र राजस्थान का विकास हो, हम सब मिलकर साथ चलेंगे। और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान को बदलने के लिए जरूरी है। किसान की बात करेंगे, उससे पहले दिल्ली के सफर की बात कर लेते हैं कि दरअसल क्या पूरे मसले को लेकर कहना है प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण मंत्री का, जानते हैं। कि भी किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले उसका टोल वसूल करना कानून सम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट में उनसे ये सहमति दी थी। चलिए कोई बात नहीं, वो शुरू हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट कम से कम 2011 तक कंप्लीट हो जाता तो आज लोग जो 8-8 घंटे दिल्ली जाने में लगते वो नहीं लगते। इसलिए इसको पूरा मॉनिटर करके समय पर करवाएंगे। अब इन्होंने अक्टूबर 2014 तक पूरा करने का कमिटमेंट कर रखा है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जून तक हो जाए तो भी जनता को अच्छी सुविधा। एक और वादा, आपने एक अनार 100 बीमार की कहावत कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या 100 बीमार, 100 अनार और 10,000 बीमार सुने आपने? आपको दिखाते हैं कि दरअसल श्री गंगानगर में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अनार खुद बीमार है। ऐसा नहीं होता कि हर बार मौसम किसान का जीना मुहाल कर दे। कई बार नीतियां भी किसान के सामने चुनौतियां पेश करती है। गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ दोनों जगह ऐसा ही हो रहा है, जहां हजारों किसानों के साथ सरकारी अफसरों ने कुछ ऐसा किया कि अब उन्हें खून के आंसू रोने को मजबूर होना पड़ा। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ को उपज के लिहाज से काफी बेहतर माना जाता है, लेकिन यहाँ के अनार उत्पादक किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं।
इन किसानों ने उद्यान विभाग के अधिकारियों की सलाह पर अनार के बाग लगाए थे, लेकिन ये बाग अब इन किसानों को बर्बादी के किनारे पर ले आए हैं। दोनों जिलों का मौसम अनार की खेती के मुताबिक नहीं है। ऐसे में 1000 से अधिक हेक्टेयर में किसानों से अनार के बाग लगवाकर अधिकारियों ने अपना सरकारी टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन इसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। यही सवाल है कि विभाग के अधिकारियों ने टारगेट पूरा करने के चक्कर में किसानों की बिल्कुल भी नहीं सोची। खुद अधिकारियों को इसका अंदाजा नहीं था कि यहाँ का मौसम अनार के बाग लगाने के अनुकूल नहीं है। बावजूद इसके अफसर दफ्तरों में बैठकर फाइलों में मनमर्जी से नीति बनाकर अनार के बाग लगाने के फैसले लेते रहे और किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। अब ज्यादातर किसानों ने अनार के पेड़ उखाड़ दिए हैं। किसानों की माने तो जिन पौधों को उन्होंने अपने हाथों से सालों तक सींचकर बड़ा किया, उन्हीं हाथों से अब ये पेड़ उखाड़ने पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए किसानों की जुबानी अब इस दर्द को जरा समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि पेड़ उखाड़कर अनार के बागों को समतल मैदानों में किसान तब्दील करने में जुटे हैं। बहुत दुख हो रहा है। 8 साल पहले हमने ये बाग लगाया, तब जो राज्य सरकार थी उन्होंने बड़ा ढोल पीटा था कि बागवानी से किसानों की जो माली हालत है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और उद्यान विभाग है उन्होंने भी किसानों को गुमराह किया और बताया कि बाग लगाओगे तो आप ये हो जाओगे, आप खुशहाल हो जाओगे। 8 साल पहले मैंने ये बाग लगाया था और 8 साल में तकरीबन मेरे को 20-25 लाख रुपए का घाटा लगा है। उत्पादन अनार का होता ही नहीं है। यहाँ अनार के जो भी बाग थे ये क्लाइमेट सूट नहीं किया और छोटे छोटे लग के और पट जाते थे, और लोगों ने बाग सब उखेड़ दी। छोटा सा अनार होता है, फिर जब थोड़ा पकने लगता है वो फट जाता है तो मार्केट वाले उसको लेते नहीं है। बिल्कुल ये खेती खत्म है बागवानी की। यहाँ हमारे कम से कम आज तक 20 लाख रुपया नुकसान ज्यादा हो गया। कोई में फसल को नहीं मार गया। अभी आखिर में फिर मजबूर हो गए इनमें उखाड़ना चाहेंगे। लापरवाही बाकी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। कई अधिकारी या उच्च अधिकारी या सरकार में कहीं भी चीज ने ध्यान को दियो नहीं। बहुत बाग लगाए, बहुत ही अब उखाड़ना पड़ रहा है बाग को। क्यों? क्योंकि ये छोटे ही होते हैं, फट जाते हैं। और गवर्नमेंट ने बड़ा प्रलोभन दिया था, हम बीमा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपको अनुदान देंगे। कोई अनुदान नहीं है, कोई बीमा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब झूठे वादे करते हैं। ना ही तो इन्हें एग्रीकल्चर वालों को पता है भी यहाँ की जमीन ये सूट करती है या नहीं करती है। सुना आपने, लेकिन अधिकारी इससे इत्तेफाक नहीं रखते। जब पूरे मामले में उद्यान विभाग के उपनिदेशक गूगन राम से बात की गई तो उनके मुताबिक दोषी किसान ही थे। अनार के लगभग 700 हेक्टेयर का एरिया था वर्ष 10-11 के आसपास, जो घटकर के अब लगभग 500 हेक्टेयर रह गया है। मुख्य रूप से जो है बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या आई है, फल फटने की समस्या काश्तकारों को देखने में आई है, और उसका मुख्य कारण है कि भी जो पैकेज प्रैक्टिस अनार की है उसको काश्तकार अच्छी तरह से नहीं अपना पा रहे। एक और बयान, लेकिन किसान कहता है कि कृषि विभाग और उद्यान विभाग के मशवरे पर उसने अनार के बाग लगाए। 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसे सब्सिडी दी गई। 4 साल तक बाग को पालने के बाद जब 5वें साल फल का वक्त आया तो हालात बदल गए और अनार फटना शुरू हो गए। अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने इसमें पेस्टिसाइड छिड़काव की सलाह दी, मशवरा दिया, लेकिन हालात नहीं संभले और फिर किसानों ने अपने बाग उजाड़ दिए। किसानों और वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इस इलाके की जलवायु अनार के मुफीद नहीं थी तो क्यों अधिकारियों ने किसानों को धोखा दिया? क्योंकि किसी भी बगीचे को लगाने से पहले फसल के लिए मुफीद मौसम और जांच जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी चीज जो लगेगी वो अनुसंधान होने के बाद लगनी चाहिए। और मेरे ख्याल में यहाँ गंगानगर जो हमारा जोन है, जोन 1 भी जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरली, यहाँ पे हमने अनार पे कोई काम नहीं कभी किया है। यहाँ जो हमारी दिक्कत है कि जब ह्यूमिडिटी होती है वो उस समय ह्यूमिडिटी काफी हाई होती है। सबसे बड़ी दिक्कत जो रही है वो बैक्टीरियल ब्लाइट की है कि इसमें स्प्रेइंग बहुत ज्यादा आती है इनमें। यहाँ तक हमने देखा कि 10-10 दिन के इंटरवल पे भी अगर इसमें स्प्रेइंग की है हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की, उसके बावजूद जो है प्रॉब्लम आती है। समझी सूरत आपने। दरअसल देश में एक्सपेरिमेंट का ट्रेंड होता है और ये एक्सपेरिमेंट आमतौर पर कमजोर पर किया जाता है। यहाँ जब अधिकारियों को कुछ देना था, कुछ टारगेट पूरा करना था तो एक्सपेरिमेंट हुआ किसान पर। मजबूर किसान जिसको उम्मीद दिखाई गई, तस्वीर दिखाई गई कि अनार के बाग लगाओगे तो सोने की फसल काटोगे, लेकिन
हुआ उल्टा और अब किसान खेत से भी चला गया। जमीन का इंतजार 5 साल तक उसने उस जमीन पर इंतजार किया, चंद पैसों की सब्सिडी उसको मिली, लेकिन अब जब फसल खराब हो गई तो फिर किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। अनार खुद बीमार है। और गलत राह का नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अनार के बाग तो बीघाओं में लगा लिए, कई हेक्टेयर में अनार के बाग लगे, लेकिन बाद में ये बाग उजड़ गए। इन बागों में पेड़ 5 साल तक इंतजार किया गया फलों का, लेकिन 5 साल बाद लगने वाला फल फट गया, क्योंकि इसको लेकर किसी तरह की तैयारी नहीं की गई थी, किसी तरह की रिसर्च नहीं थी। गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों का मौसम इस तरह का है कि किसान को ये मुफीद अनार की फसल के लिए नहीं लगता, और ऐसे में जब फसल का वक्त आया तो फिर फसल खत्म हो गई। और गंगानगर से इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए भरत हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि गंगानगर में जो कुछ भी हुआ किसानों के साथ, कृषि अधिकारी और उद्यान विभाग के अधिकारी अब इसमें क्या कारण है कि किसानों को ही दोषी बता रहे हैं? देखिए सुनी, निश्चित तौर पे भले ही किसान को दोषी बताएं, लेकिन जिस प्रकार से वैज्ञानिकों की जो सलाह थी उसको दरकिनार करते हुए कृषि अधिकारियों ने, या यूं कहें कि उद्यान विभाग के अधिकारियों ने मात्र टारगेट पूरा करने के लिए किसानों को अनार के बाग लगाने की सलाह दे दी, क्योंकि जो वातावरण है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं था अनार की खेती के लिए। आमतौर पर महाराष्ट्र में अनार की खेती ज्यादा की जाती है, और वैज्ञानिकों ने उस समय कहा भी था कि अनार की खेती यहाँ कामयाब नहीं हो पाएगी, लेकिन बावजूद उसके मात्र सब्सिडी का लाभ दिखा के किसानों को बड़े हेक्टेयर में, यूं कहें कि काफी बड़ी भूमि में अनार के बाग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ किसानों ने हालांकि फायदा उठाने शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे असर दिखाया, और जो वातावरण था उसके विपरीत होने के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है पिछले 4 साल में, बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ किसान कर्ज के तले दब चुके हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से पहले समझा जा सकता है कि किस तरह से सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए किसान की आंख में धूल झोंक दी गई। आज की खबर में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology. Well-furnished lecture room. Experienced faculty. Well-equipped laboratories. Rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. शहरों की हलचल, गांवों की चौपाल, अतीत के झरोकों से वर्तमान के दरवाजे तक, इतिहास के पन्नों से बदलते राजस्थान तक, सियासत के अखाड़े से खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान।